इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरफेरेंस को हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो तरंगे जिनकी एक ही फ्रीक्वेंसी है और लगभग एक ही एम्पलीट्यूड है, मतलब एक ही आवृत्ति है और लगभग एक ही आयाम है, जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। कहीं पर आपको ब्राइटनेस मिलती है और कहीं पर डार्कनेस मिलती है। तो व्यतिकरण के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम समान होनी चाहिए। समान फ्रीक्वेंसी की तरंगें जब एक दूसरे पर और अध्यारोपित होती हैं और उनका आयाम लगभग बराबर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लगभग बराबर है तब भी वो व्यतिकरण देती हैं। तो जब दो तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, उनका आयाम यानी एम्पलीट्यूड लगभग बराबर है, जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। कहीं पर आपको डार्कनेस मिलेगी और कहीं पर आपको ब्राइटनेस मिलेगी। तो जैसे हमने बात की थी कि दो तरंगे, तो मान लीजिए दो सोर्स हैं, दो स्रोत हैं S1 और S2। ये तरंगों को उत्सर्जित कर रहे हैं किसी बिंदु पर। इनसे चलने वाली तरंगें अध्यारोपित होती हैं। तो S1 की दूरी, जो हम इस बिंदु को P ले लेते हैं, S1 की दूरी बिंदु P से x1 है और S2 की दूरी बिंदु P से x2 ले रहे हैं। और दोनों तरंगे जिनका की आवृत्ति समान है और आयाम लगभग समान है, वो S1P यानी x1 दूरी, पहली तरंग x1 दूरी और दूसरी तरंग S2P मतलब x2 दूरी तय करके इस बिंदु पर अध्यारोपित हो रही हैं। तो जो हम मान लीजिए पहली तरंग का जो कला है वो phi1 है और दूसरी तरंग की जो कला है वो phi2 है। तो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं कि इस बिंदु पर जो S1 से चलने वाली तरंग के कारण जो विक्षोभ होगा वो हम दे रहे हैं E1 = E01 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस phi1, और दूसरी का E2 = E02 sin ओमेगा t माइनस kx2 प्लस phi2। जहां ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, चूंकि बात की थी कि फ्रीक्वेंसी दोनों की समान होनी चाहिए, तो दोनों समान लिए हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये 2π/t = 2π और k वेव वेक्टर है तो k 2π/λ, लैम्डा जहां वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है इस तरंग की। तो ये दोनों यहाँ पर अध्यारोपित होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से आपने इससे पहले के वीडियो में स्टडी कर रखा है कि यदि यदि एक तरंग के कारण जो विक्षोभ है E1 है, दूसरे के कारण E2 है, तो जो परिणामी विक्षोभ होगा वो E = इन दोनों का वेक्टर सम होगा, E1 प्लस E2। तो E1 इस बिंदु पर पहली तरंग के कारण जो विक्षोभ है वो E1 है, दूसरी तरंग के कारण जो विक्षोभ है E2 है। तो परिणामी जो विक्षोभ होगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो इस बिंदु पे जो परिणामी विक्षोभ E will be equal to E1 प्लस E2। तो दोनों को हम इसमें प्रतिस्थापित कर दें, रिप्लेस कर दें,
तो आपका ये हो जाएगा E01 साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस Y1 प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस Y2। यहाँ ये जो E01 और E02 है, ये दोनों, पहली तरंग का आयाम E01 है, दूसरी का E02 है। हमने बात की थी दोनों बराबर होते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, यदि नहीं है तो लगभग बराबर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको खोलना चाह रहे हैं, इसको हम A ले लेंगे और इसको B, तो साइन A माइनस साइन B के टर्म्स में इसको खोलेंगे, तो E01 साइन, हम इसे ओमेगा टी माइनस KX1 माइनस Y1 प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस माइनस Y2, इसको खोलने पर E01 साइन ओमेगा टी माइनस, नहीं सॉरी, साइन ओमेगा टी कॉस KX1 माइनस Y1 साइन K माइनस साइन KX1 माइनस Y1 कॉस ओमेगा टी। अब इस नेक्स्ट वाले टर्म को खोलें, E02 साइन ओमेगा टी कॉस KX2 माइनस Y2 माइनस साइन KX2 माइनस Y2 कॉस ओमेगा टी। इन दोनों टर्म्स में से हम साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे। तो साइन ओमेगा टी is equals to साइन ओमेगा टी कॉमन लिया है, E01 cos KX1 minus Y1 E0 plus E02 cos KX2 minus Y2। दूसरे टर्म में से cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी, E01 साइन KX1 माइनस Y1 प्लस E02 साइन KX2 माइनस Y2। ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसे हम A cos phi और इस टर्म को A sin phi से रिप्लेस करेंगे, तो आपको मिलेगा E इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी A cos phi माइनस A sin phi, A cos ओमेगा टी पहले लिख ले, cos ओमेगा टी sin phi। आपको पता है, इसे लिख सकते हैं A
ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आप इस इधर देख रहे हैं कि हमने लिया था कि किसी बिंदु P पर दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं, तो उसका परिणामी हमने देखा। तो परिणामी फिर आपको एक तरंग मिल रही है उसी फ्रीक्वेंसी की एक तरंग मिल रही है जिसका कि आयाम a द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ हम आयाम, इस तरंग का आयाम ज्ञात करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ हमने इसको a cos फाई माना है, इसको a sin फाई माना है। तो यदि हम इसको वर्ग करके जोड़े तो cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें a स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपका यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई will be equal to E01 cos kx1 minus phi1 plus E02 cos kx2 minus phi2 whole square plus यहाँ इसको स्क्वायर करना है क्योंकि हमने a स्क्वायर cos फाई किया है, तो इसको स्क्वायर प्लस E01 sin kx1 minus phi1 plus E02 sin kx2 minus phi2 होल स्क्वायर। तो यहाँ अब हम खोलें इसे, तो ये आपको मिल जाएगा E01 होल स्क्वायर cos स्क्वायर kx1 माइनस phi1 प्लस E02 होल स्क्वायर E02 स्क्वायर cos स्क्वायर kx2 माइनस phi2 प्लस ट्वाइस E01 E02 cos kx, इसको थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर दे हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ E01 स्क्वायर cos स्क्वायर kx1 माइनस phi1 प्लस E02 स्क्वायर cos स्क्वायर kx2 माइनस phi2 प्लस ट्वाइस E01 E02 cos kx1 माइनस phi1 cos kx2 माइनस phi2। अब इसको खोलने पर प्लस E01 स्क्वायर sin स्क्वायर kx1 माइनस phi1 प्लस E02 स्क्वायर sin स्क्वायर kx2 माइनस phi2 प्लस ट्वाइस E01 E02 cos kx1 माइनस phi1 cos sin kx2 माइनस phi2। तो आप देख रहे हैं यहाँ cos स्क्वायर sin स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, तो E01 दोनों टर्म्स में E01 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर E02 स्क्वायर कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, तो आपको E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसलिए इसे लिख ले रहे हैं। अब जो टर्म आएगा वो इधर से, इसमें 2
E01 E02 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा cos kx1 माइनस y1 cos kx2 माइनस y2 और प्लस cos kx1 माइनस y1 sin kx2 माइनस y2। यहाँ ये cos A cos B प्लस cos A sin B, नहीं सॉरी इधर यहाँ थोड़ा सा इसे देख लें एक बार कि ये हमने इसको स्क्वायर करके लिखा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर, तो यहाँ ट्वाइस E01 E02 साइन kx1 phi1, तो ये कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, लिखने में हमने गलती की है, तो साइन kx1, तो यहाँ पर साइन का यूज है, साइन आएगा, तो ये cos A cos B प्लस साइन A साइन B का टर्म है, तो ये हमें cos हमको ये cos A माइनस B देगा, cos A cos B प्लस साइन A साइन B cos A माइनस B होता है, तो इसको आप लिखेंगे E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E01 E02, तो cos A माइनस B, तो ये हो जाएगा cos A मतलब kx1 माइनस y1 A आपका माइनस B मतलब kx2 माइनस y2। तो ये आपका E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E01 E02, यहाँ से cos k x1 माइनस x2 और माइनस के यहाँ x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2। यदि हम इसको यहाँ पर माइनस भी बाहर ले लें तो cos थीटा और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो हम इसे माइनस बाहर लेके लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E01 E02 cos के हम माइनस बाहर ले लें तो cos माइनस थीटा ही है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस y2 माइनस y1। यहाँ पर ये जो टर्म है x2 माइनस x1, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ये पाथ डिफरेंस या पथांतर कहलाता है। कैसे? हमने बात की थी, दो सोर्स लिए थे S1 और S2 और P बिंदु लिया था, उसे दूरी x1 थी और इसकी दूरी x2 थी। तो यहाँ से जो वेव जा रही है वो x1 दूरी ट्रैवल कर रही है, यहाँ से जो वेव जा रही है वो x2 दूरी ट्रैवल कर रही है। तो जो पाथ डिफरेंस है वो x2 माइनस x1।
पाथ डिफरेंस या पथांतर लेंगे। और phi2 माइनस phi1 ये कलांतर है जिसे हम phi से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ E जो आपका A है, जो आपका A है a स्क्वायर आयाम का वर्ग, तो वो क्या निकला E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E01 E02 cos k डेल्टा माइनस 1। ये आपका आयाम का वर्ग निकला है। हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी है वेव की वो आयाम के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम उसे I इक्वल्स टू KA स्क्वायर ले रहे हैं, जहाँ K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है। तो यहाँ हम K से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो KA स्क्वायर इक्वल्स टू K E01 स्क्वायर प्लस K E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस K E01 E02 cos K डेल्टा प्लस माइनस 5। ये मतलब जो इस बिंदु पे जो परिणामी तरंग है उसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो I। ये क्या है, इसे हम लिख दें अंडर रूट के E01 के E01 स्क्वायर क्या हुई, ये पहली तरंग की तीव्रता, तरंग के कारण जो तीव्रता है उसे हम I1 कह रहे हैं। क्योंकि E01 जो पहली तरंग है उसका आयाम है और E02 दूसरी तरंग का आयाम है, तो यहाँ पर ये आयाम का वर्ग है, तो के E01 स्क्वायर आपको पहली तरंग की तीव्रता देगी, ये दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस ट्वाइस। इसको अगर हम इस तरह से लिख दें अंडर रूट के E01 स्क्वायर और इसको अंडर रूट के E02 स्क्वायर, तो ये भी I1 हो गया और ये I2। तो इसको हम I1 ये अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 cos k डेल माइनस 5। तो ये आपका परिणामी जो P बिंदु पे परिणामी तीव्रता है, किसके बराबर है, I1 I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos k डेल माइनस 1। अब हम इसको थोड़ा एनालिसिस करना चाह रहे हैं इस तीव्रता का, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रही है। I1 फिक्स है, I2 फिक्स है, जो वेरी कर रहा है वो ये फेस वेरी कर रहा है। तो इस फेस के साथ किस तरह से तीव्रता का परिवर्तन है उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, ये ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि phi इक्वल्स टू 0। जो phi हमने लिया था phi1 वाज phi2 माइनस phi1। यदि दोनों प्रारंभिक कलाएं दोनों तरंगों की समान है तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos k डेल। तो अब जो तीव्रता है वो केवल पथांतर पर निर्भर कर रही है, मतलब दोनों जो तरंगे हैं उनके द्वारा चली गई दूरी के अंतर पर। तो